नमस्कार दोस्तों। मैं सोचता हूं टाइम देखा जाए कि आपका वक्त कब अच्छा है। फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार आपकी बर्बादी में खुश होती है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार आंकड़ों से खेल करके खुश होती है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार आपकी मौत से खुश होती है? क्या जिस तरह के हालात बन गए हैं, सामाजिक आर्थिक हालात बन गए हैं देश के, उससे सुधारने के बारे में सोचा जाता है? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा, बेहतर अच्छी शिक्षा भारत के सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में हो सके, इसके लिए कुछ सरकार सोचती है? शायद इन सभी के जवाब ना में आएंगे। क्यों ना में आएंगे, इसी पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत सरकार के उन आंकड़ों से जो आज के सभी अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं। और खबर क्या है? 2021-22 में सरकारी बैंकों का जो एनपीए है उसमें भारी कमी आई। निश्चित रूप से यह खबर सुन के हम सबको खुशी होगी कि अच्छा है कि भारत के एनपीए में कमी आई। तो पहली बार भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी चंद दिन पहले संसद के शीतकालीन सत्र में बताया कि भारत सरकार सिर्फ 5 साल इन बड़े उद्योगपति, जिनमें अंबानी, अदानी और इस तरह के उद्योगपति हैं, इन सब का, इन 1000 उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ माफ कर। समझिए। और ये पूरे 8.5 साल के जो आंकड़े हैं उनको यदि देखिएगा तो ये तकरीबन 14 लाख करोड़ के आसपास की रकम बनती है जाके, जो भारत सरकार ने माफ कर दिया। अब आइए, ये माफ किनके किए जा रहे हैं? ये भारत सरकार की बैंकों, जो जिसमें कि हमारा आपका पैसा है, उन बैंकों के से लोगों ने हजारों करोड़, करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, कुछ करोड़ जो है लोन लिया और लोन लेकर के उसे चुकाया नहीं। इसे कहते हैं एनपीए। और उन एनपीए अकाउंट्स में किया क्या गया कि वो चुकाया नहीं गया और अंत में बैंक का, जब आप चुकाते नहीं है तो एनपीए हो जाता। और उस एनपीए को कैसे बुक से साफ किया जाए, इसके लिए इस तरह के खेल होते हैं। कुछ के माफ कर दिए गए, कुछ के बट्टे खाते में डाल दिए गए। तो हुजूर 2021 और 22 में जो सरकारी बैंकों में एनपीए में भारी कमी की बात कही जा रही है, तो इसको आप समझ लीजिए। जो स्थिति है पिछले साल, बैंकों का कुल एनपीए था 2,14,317 रुपया, 2,14,317 करोड़ रुपया। और इसमें जो ये कमी हुई, और इसमें क्या हुआ है, कैसे हुई? इसमें 1,19,713 करोड़ रुपए की जो कमी हुई है उसमें बट्टे खाते में डाल दी। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी रकम 1,19,713 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए। साहब, कमी तो होनी थी। तो इस तरह से एनपीए घटाया जा रहा है, यह एक सत्य है। तो ये आंकड़ों का खेल है। आपका पैसा लूटकर, आपके पैसे से को किस तरीके से बट्टे खाते में डालकर और किस तरीके से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का खेल है, इसको समझने की जरूरत। और इसी पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप समझिए कि भारत का, कि अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पर भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी चालू खाते का जो घाटा है,
वो अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है और ये हमारे भारत की जीडीपी का 4.4% है। 4.4%। इतना पैसा शिक्षा पे भी नहीं खर्च होता पूरे देश में, इतना पैसा स्वास्थ्य पर भी नहीं खर्च होता है, उतना घाटे में चला जा रहा है। और यह घाटा सबसे ऊंचे स्तर पर है कि दूसरी तिमाही में यह है 36.4 बिलियन डॉलर का हो गया। आप समझ लीजिए। तो आप इस हालत में आ गए हैं कि आपका सीएडी भी इस हालत में पहुंच गया हो। अब इसके बाद में आप खुद रोज मोदी जी कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि जिस तरीके से यदि हम पिछले अप्रैल और जून की तिमाही का देखेंगे तो वो था 18.2 बिलियन डॉलर और अब कितना हो गया 36.4 बिलियन डॉलर। तो आप समझिए किस तरीके से रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। तो चालू घाटा तो आपका ये हो गया। अब जिस तरीके से दूसरा एक आंकड़ा बता देता हूं, दिसंबर 2022 का जो आंकड़ों का रुझान आया है और जो सारी चीजें आई हैं, जो भारत में बेरोजगारी दर है वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नवंबर में ये 8% के उच्च स्तर पर थी, लेकिन इसमें कमी आने की बजाय ये बढ़ने की दिशा में है। तो आप समझिए, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपका दूसरे और धंधे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी देश की बढ़ रही है, तो देश का खजाना खाली हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये हालत है। और दिसंबर में जो स्थिति आ रही है अब तक, वो जो बेरोजगारी दर है जो 8% थी वो 8.9% की स्थिति में जा रही है। तो आप समझिए कि 8.9% की दर से बढ़ा है। तो जब 25 दिसंबर तक का जोड़ेंगे तो ये 8.4% मापी गई। और इस तरह से यदि बेरोजगारी दर को देखेंगे तो वो कंट्रोल करने की स्थिति में आप नहीं है। तो लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लगातार सारी चीजें हो रही हैं और ऐसी स्थिति में, और शहरी बेरोजगारी दर तो और भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि गांव में तो इस समय फसल और दूसरे कारणों से थोड़ा सा काम मिल जा रहा है, लेकिन बाकी जगह तो स्थिति खराब है। ये समझिए, भारत की स्थिति ये हो गई है कि भारत का जो विदेशी जमा है हमारे यहां, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी 54 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। 54 बिलियन मतलब 54 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। आप कल्पना करिए कि भारत जा किस दिशा में रहा है, किसकी जेब में यह पैसा जा रहा है, यही सवाल है। तो साहब, ऐसी स्थिति में दो ही नाम याद आते, अदानी और अंबानी। तो अदानी अंबानी की जेब में पैसा जा रहा है, यह बात प्रमाणित होती है। और पर कैपिटा इनकम के स्थिति में भारत की हालत जो हो गई है वो 142वें स्थान पर पहुंच गई है, इतना पिछड़े। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति यह है कि 107वां स्थान हो गया है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हम भूखमरे देश बन गए। बेरोजगारी दर आपको बताई दी। इसके अलावा रुपए की कीमत जो है लगातार एक साल के भीतर 10% गिर गई है। और 10% गिरी हो तो आप कहेंगे और क्या चाहिए। जीडीपी की दर का अनुमान आपको बता ही चुका हूं। ये कहते थे कि हम 8% जाएंगे, 8% तो छोड़ दीजिए, 7% भी नहीं हो पा रहे, 6% के आसपास बनी। और जो ये 6% भी है वो भी फ्रॉड पर टिकी है, क्योंकि वास्तव में भारत की जो आंकड़ों का खेल है उसके आधार पर है। वास्तव में भारत की जीडीपी 1.5% के आसपास, 1.5 से 1.25। आप ये समझिए। इसके बाद में क्रूड ऑयल की कीमत दुनिया के बाजार में कम होती है, लेकिन भारत का बाजार क्या करता है, उसको बढ़ाता है, बताता है। तो जब बढ़ाने की स्थिति हो कि भारत का बाजार क्या कर रहा है, तो भारत का बाजार जो है, जो हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ में खेलता है, वो हमें जो लाभ दे सकता है 14 से 15 रुपए प्रति लीटर पर,
वो देने की स्थिति में नहीं, जबकि बढ़ाना होता है तो इमीडिएट बढ़ा दिया जाता है। तो यह एक चीज समझ, हमने देखा है, हमें कुकिंग गैस जो है, रसोई गैस है जो, उसकी कीमत किस तरह से बढ़ी है, तो वो भी हमारे सामने है। इसके अलावा कुछ सवाल भी, जब कांग्रेस पार्टी संसद में तमाम सवाल पूछती है सदन में, तो उनके जवाब आते हैं नो डाटा। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों से छटनी की गई, इसका डाटा बताइए। कहते हैं, सरकार कहती है नो डाटा। सवाल पूछा जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं का होने वाली हिंसा के आंकड़े क्या हैं, तो कहते हैं नो डाटा। उसके बाद में जब उनसे सवाल पूछा जाता है CUET लगातार निरस्त होने के कारण कितने शिक्षार्थियों ने जो है निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया, तो सरकार कहती है नो डाटा। सवाल 5 वर्षों में मॉब लिंचिंग के कितने मामले आए, तो कहा जाता है नो डाटा। कहा जाता है वायु प्रदूषण से होने वाली असामयिक मौतों के मामले में कितनी बढ़ोतरी हुई या क्या है, तो कहते हैं नो डाटा। पूछा जाता है छुट्टा जानवरों के कारण कितना नुकसान हो रहा है, जनहानि और संपत्ति हानि, तो इस पे आता है नो डाटा। तो साहब किसी चीज का तो डाटा है नहीं आपके पास। तो जब किसी चीज का आपके पास डाटा ही नहीं है, तो आप सरकार क्या चला रहे हैं। जब आपसे पूछा जाता है सीमाएं कैसी हैं, सुरक्षित हैं, क्या है, उस पर चर्चा कर लीजिए, तो कहते हैं नहीं, चर्चा नहीं होगी। तो इस तरह की स्थिति है। और जब इस तरह की स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा, गैस सिलेंडर तो महंगा हो रहा है, दूध तो महंगा हो रहा है, दाल तो महंगी हो रही है, खाद्य तेल तो महंगे हो रहे हैं, और आटे के दाम तो महंगे हो रहे हैं। और ये सिर्फ 1 साल के भीतर बताएंगे तो गैस सिलेंडर 200 रुपए महंगा हो गया, दूध के दाम 10 रुपए से अधिक बढ़ गए, और अरहर की दाल 10 रुपए से अधिक महंगी हो गई, और खाद्य तेल 15 से 20 रुपए तक महंगे हो गए, और आटे के दाम 25% बढ़ गए। इसके बाद में साहब फिर भी अच्छा है। तो आप ये समझिए, जब ये अच्छा हो तो चिंता करनी पड़ती। आज स्थिति ये है भारत में शिक्षा की कि नई शिक्षा नीति और सब कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों के सेशन इतने लेट हुए कि अभी तक एडमिशन अभी दिसंबर तक हो। आप समझिए, जो एजुकेशन सेशन 22-23 के लिए एडमिशन होने हैं वो दिसंबर तक हो, जो जुलाई में हो जाने चाहिए। इस दिशा में लाके एजुकेशन को खड़ा कर दिया है। हालात यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे आज भारत से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे यहां इस साल जो बच्चे गए हैं बाहर पढ़ने, उनकी संख्या 10 लाख, और 10 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और एक बच्चे पर औसतन खर्च आता है वो 10 से 12 लाख रुपए आता है। अब आप समझिए, 10 से 12 लाख रुपए जब खर्च आता हो, उस स्थिति में बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या करेगा। तो इस स्थिति में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसकी स्थिति, तो महोदय, भारत सरकार ने तो व्यवस्था की थी कि बच्चा चंद रुपयों में पढ़ के देश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट से निकले और जाके रघुरमन राजन बन जाए, दुनिया का अर्थशास्त्री, वो कौशिक बासु बन जाए, वो अभिजीत बनर्जी बन जाए। तो साहब ये व्यवस्था की थी पंडित नेहरू। वो अमर्त्य सेन बन जाए, ये व्यवस्था की थी पंडित। और आप पंडित नेहरू को कोसते हैं, लेकिन आप कुछ दे नहीं सकते। गरीबों को छत नहीं दे सकते, जो आपने वायदा किया था कि हर व्यक्ति के घर में कोई निर्घर नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के पास पक्की छत हो, अपनी छत। ये आप ही के वायदे, आप ही के वायदे थे। तो आपने जितने वायदे किए सब झूठे साबित हो गए। किसानों की आमदनी की आपने कहा था दोगुनी हो जाएगी, और वो पिछली बार कही थी, 2014 में कही थी। और स्थिति है, अब हम 2022 खत्म हो चुका है, 23 के मुहाने पे बैठे। ये समझिए, स्थिति यह है, 2014 में जो मजदूरों की आत्महत्या करने का आंकड़े हैं, उसके मुताबिक, आप ही के आंकड़े, उसके मुताबिक 2014 में
15,000 के करीब मजदूर आत्महत्या कर। आज स्थिति ये कि 43,000 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। युवाओं की आत्महत्या का दर बहुत तेजी से बढ़ गया है। किसानों की आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ गई है। हालात ये हो गए, लोग सम्मान से जीना चाहते, लेकिन आप उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह बात है। इसलिए वक्त देख रहा था कि आपका समय कब सही आएगा। अब आप अपने समय का, क्योंकि जब समय सही आए तो सही चयन कीजिए और खत्म कीजिए उन लोगों को जो झूठ और मक्कारी से करते हैं। लेकिन उन्होंने मक्कारी की एक तरीका भी ढूंढ लिया है। अब रिमोट ईवीएम से चुनाव करवाने की तैयारी की, जिससे कि अधिक से अधिक वो फ्रॉड कर सके। सर्वर हैक होता है उसका, तो उसे 25-25 दिन सही नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। और रिमोट ईवीएम से कराएंगे तो रिमोट ईवीएम से जब मतदान कराएंगे तो कौन सा मतदान होगा ये समझ सकते हैं, और कौन सी सरकार बनेगी यह भी समझ सकते हैं। तो साहब सावधान हो जाइए यदि आप चाहते हैं कि आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बच जाए, आप सुरक्षित हो। नहीं तो 5 किलो अनाज वाले भिखारी बन के रहेंगे, और यह भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चुनाव है अभी 2024 के, तब तक चलेगा, उसके बाद इससे भी हाथ धो बैठे। तो यह एक सत्य, इसे पहचान। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।